हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की नई पुस्तक विषय विज्ञान का अध्याय 2 जिनका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इनका हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इनसे पहले आप लोग को हम बताना चाहेंगे चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में ये जो दिया हुआ है इसे आप लोग एक बार पढ़ लेना है। इसे जब आप लोग पढ़ लेते हैं तो प्रश्न उत्तर को जब हम समझाएंगे तो उससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इनके हम लोग प्रश्न उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर समझिए इसका प्रश्न उत्तर। यहाँ पर देखिए अभ्यास में प्रश्न 1 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न को समझिए, कह रहा है रिक्त स्थान यानी खाली जगह की पूर्ति कीजिए। पूर्ति यानी भरना है, खाली जगह को क्या करना है, भरना है। देखिए क नंबर प्रश्न को समझते हैं। क में प्रश्न 1 का क में कह रहा है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। ये जो दिया हुआ इस तरह से लाइन, इसे हम डैश कहते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो देखिए सूक्ष्म जीव यानी कि इतना छोटा जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या है, 1 का सिक्का है, तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत छोटा जीव, तो बहुत छोटा जीव को जो है हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है, यहाँ पर समझिए, देखिए इसके लिए हमें जरूरत पड़ता है यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। यहाँ पे उसको क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी इस तरह से आप लोग को लिख देना। ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से दूसरा में समझिए, यहाँ पे ख नंबर में कह रहा है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। प्रश्नों को समझिए, कह रहा है नीले हरे शैवाल वायु से जो है किसका स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर देखिए नीले हरे शैवाल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का। यहाँ पे लिख देंगे हम नाइट्रोजन। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन। दूसरा का हम क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस तरह से लिख देना उत्तर। अब इसी तरह से देखिए ग नंबर में कह रहा है एल्कोहल का उत्पादन डाइस नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन जो है किस नाम के जीव से किया जाता है, तो यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट द्वारा जो है एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ग में ईस्ट। ये जो दिया हुआ है ग नंबर में क्या लिखना है, ईस्ट लिख देंगे इस तरह से, ईस्ट। अब देखिए घ नंबर में क्या है, कह रहा है हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हैजा किसके द्वारा होता है, हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीवाणु। इसमें आप लोग को भर देना है जीवाणु। यहाँ पे घ में क्या कहना है, लिखना है जीवाणु। इस तरह से भरिए। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 1 खत्म हो चुका है। अब देखेंगे हम 2 नंबर। 2 नंबर में कह रहा है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। अब ये जो दिया हुआ है ये हमारा प्रश्न है और इनका यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। इसमें से क्या करना है, सही का टिक लगाना है। जो सही होगा इस प्रश्न के हिसाब से जो सही होगा उसी में आप लोगों को क्या करना है, टिक लगाना है। देखिए क में कह रहा है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। ये इस तरह का प्रश्न आप लोग अभी देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए ग नंबर में, ये जो ग नंबर में दिया है यही प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया है। कह रहा है ईस्ट का उपयोग जो है निम्न के उत्पादन में किया जाता है। देखिए ईस्ट का उपयोग हम जो है किसके उत्पादन में क्या करते हैं, तो एल्कोहल का उत्पादन में करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दूसरा में एल्कोहल, ये हो जाएंगे क का ये हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ख नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। अब यहाँ पर ये जो दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से प्रतिजैविक कौन सा है ये आप लोग को पता करना है। तो यहाँ पर समझिए, इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है। तो ये जो तीनों दिया हुआ ये तीनों क्या है, प्रतिजैविक है। तो इसमें से देखिए ये तीनों में से जो नाम दिया होगा उसमें ऑप्शन में वहाँ पे आप लोग को टिक लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ख का दूसरा नंबर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ग नंबर में, देखिए ग में क्या दिया हुआ है, कह रहा है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, किसका वाहक है, तो यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखिए मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है, जिनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। देखिए ये मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पे पहला में दिया हुआ है तो ग का हो जाएंगे पहला नंबर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए घ में कह रहा है संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक, मेन कारक कौन सा है, तो वो हमारा होता है घरेलू मक्खी। यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं, आप समझिए।
तो यहाँ पर देखिए संचारणीय रोग का सबसे प्रमुख कारक क्या है, वो हमारा होता है घरेलू मक्खी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है घरेलू मक्खी, यहाँ पे टिक लगा देना है। घरेलू मक्खी देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगे। अब इसी तरह से घ के बाद देख लेना है आप लोगों को रॉ नंबर। देखिए कह रहा है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा हो जाएंगे। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो है ब्रेड अथवा इडली जो है फूल जाती है। अब इसी तरह से 4 नंबर में कह रहा है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। क्या नाम है, तो वो हमारा किण्वन नाम है। अब यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखिए चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न संख्या 2 इस तरह से खत्म हो जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 3। अब देखिए 3 में क्या क्या, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। अब देखिए ये जो हमारा कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ये हमारा जीव का नाम दिया हुआ है और इसको हमें मिलाना है यहाँ पे कि ये जो जीव जो है कौन सा काम करते हैं उसके अनुसार। तो जैसे यहाँ पर देखिए जीवाणु का कौन सा काम था, तो जीवाणु आप लोग देख चुके हैं, इस तरह का प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए जीवाणु से क्या होता है, हैजा होता है। तो यहाँ पर देखिए हैजा, यहाँ पर देखिए इसमें जीवाणु में देखिए यहाँ पे हैजा का कारक यहाँ पे हो जाएंगे इसका 5 नंबर। अब देखिए ख में कह रहा है राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या होता है, तो देखिए राइजोबियम एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे पहला इसका उत्तर, यहाँ पे लगा देंगे ठीक। अब देखिए गौ में दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। अब देखिए लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, ये हमारा जो दही जमाने का काम करता है, दही जमाने का काम करता है। अब देखिए ये घ में दिया हुआ है ईस्ट। ईस्ट का क्या कार्य है, तो देखिए ये हमारा ब्रेड की बैंकिंग करता है, ये यहाँ पर ब्रेड की बैंकिंग। अब देखिए एक प्रोटोजोआ। अब एक प्रोटोजोआ क्या होता है, ये हमारा मलेरिया का कारक होता है। यहाँ पर हो जाएंगे मलेरिया का कारक। अब एक विषाणु, अब एक विषाणु से क्या होता है, एड्स होता है। अब देखिए ये जो लास्ट बच जाता है इनको वैसे ही छोड़ देना, बस इतना ही मिलाना था, इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। प्रश्न संख्या ये दिया हुआ है 4, क्या कह रहा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पे बना लिया है और इसे आप लोग हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या प्रश्न कह रहा था, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएंगे। छोटा छोटा उत्तर देना है आप लोगों को ऐसे ही। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5, ये जो 5 नंबर में दिया हुआ, ये जो प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है इसको हमने लिख लिया, ये सभी प्रश्नों को हमने लिख लिया और इसे आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर समझिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से है। सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए जितना भी उत्तर बता रहे हैं वो आपके बुक में दिया हुआ, आपके बुक से ही बता रहे हैं। कह रहा है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से है, तो यहाँ पे लिख देंगे सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कवक और चौथा शैवाल। आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग ढूंढ सकते हैं इसे। यहाँ पे आप लोग को जैसे लिखा भी देते एक बार। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 का जो हम उत्तर बताएं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। पहला जीवाणु हो गया, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो यही अभी आप लोग को हम बताए हैं प्रश्न संख्या 5 में। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। अब देखिए इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 में हमने इसका नाम लिख दिया। लिखना है यहाँ पे आप लोग को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। यहाँ पर पहला लिख देंगे हम राइजोबियम और दूसरा लिख देंगे इसी तरह से नीले हरे शैवाल। एक भी लिख देंगे तो चलेगा, आप लोग को छोटा करके ही लिखना है। तो नीले हरे शैवाल ये आपके बुक में जितना भी बता रहे हैं वो दिया हुआ है, आपके बुक से ही आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखना है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव यानी कि जो फायदे लायक सूक्ष्म जीव है उनके बारे में 10 पंक्तियां लिखना है, यानी 10 लाइन लिखना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग में हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव निम्न प्रकार है। तो पहला हम लिख दिए यहाँ पे इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। इसी तरह से दूसरा देखिए लाइन में हम लिखे इनका उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसी तरह से तीसरा लिख दिया हमने इनका उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। इसी तरह से 4 में लिख दिया हमने इनका उपयोग औषधीय बनाने के लिए किया जाता है। 5 में हमने लिख दिया इनका उपयोग कृषि मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से 6 लिख देंगे, आप लोगों को लिखना है पूरा इतना जितना लिखे हैं इसमें। इनके उपयोग से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। 7 में लिख देना इनका उपयोग अचार और पनीर बनाने में भी किया जाता है। इसी तरह से 8 लिख देना ये किण्वन में सहायक होते हैं। लिख देना इनका उपयोग पौधे एवं जंतुओं को रोगों से बचाने के लिए किया जाता है।
10 लिख देना, 9वीं था ये और ये 10वीं है। इनका उपयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। सिरका यानी कि जैसे हो गया दारू, यानी कि कोई पानी में मिला करके जो हम बनाते हैं वो हमारा होता है सिरका। जैसे हमारा शरबत हो गया वो हमारा सिरका हो गया। इनका उपयोग जो है सिरका बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग को लिख देना प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त विवरण कीजिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा विवरण, यानी कि छोटा करके इसका उत्तर लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हमने लिख लिया, यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मुख्य जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। यही आप लोगों का उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है। प्रतिजैविक क्या है। सबसे पहले तो हमें प्रतिजैविक का परिभाषा लिखना है और इसके बाद उनसे आगे कह रहा है प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक एक दवा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए इसका हमें उत्तर सबसे पहले लिखना है प्रतिजैविक क्या है, परिभाषा लिखिए। हमने इसका परिभाषा लिखा है ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा वृद्धि को रोक देती हैं, उसे प्रतिजैविक या फिर इसी का दूसरा नाम है एंटीबायोटिक कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे इसका उदाहरण लिख देना। उदाहरण में यहाँ पे देखिए 2 उदाहरण हमने दे दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा टेट्रोसाइक्लिन आदि। अब इसी तरह से इनसे आगे क्या कह रहा था। कह रहा था प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इनको छोटा करके लिखना है, ज्यादा उत्तर में बड़ा नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए लिख देना है आप लोगों को प्रतिजैविक लेते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे प्रतिजैविक दवाएं हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हमने लिख दिया। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा बाकी सभी। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। हम किसी भी वीडियो में बताते नहीं ये सभी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।